तो ये है हाँ पहला क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लो सब लोग, कि an amoeba either splits into two or remain the same or eventually dies out immediately after the completion of every second with the probabilities respectively 1 by 2, 1 by 4, 1 by 4. Let the initial amoeba be called as the mother amoeba, and after every second the amoeba, if it is distinct from the previous one, will be called as second, third generation, like that. The probability that immediately after completion of 2 seconds all the amoeba population dies out. तो मैं इसको डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझा देता हूँ, कोशिश करता हूँ समझाने का, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा स्मॉल कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक अमीबा है, ठीक है, मान ली यहाँ पे वो पेरेंटल अमीबा है, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, इसकी जो पॉसिबिलिटीज है, इसको इसकी जो पॉसिबिलिटीज है, या तो वो पहला स्प्लिट इनटू टू, यानी ये स्प्लिट करेगा दो में, ठीक है, इनटू टू, या क्या हो सकता है ये स्प्लिट इनटू टू रिमेन द सेम, सेम रह सकता है, ठीक है। अमीबा है, ये सेम ही हो गया, स्प्लिट नहीं हुआ, एज इट इज रह गया, और इवेंचुअली डाइज या मर जाता है वो, इस तरीके से। और इन सबका रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज दिया हुआ है, जैसे कि इसका जो प्रोबेबिलिटी दिया है, स्प्लिट होने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, सेम रहने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, और डाई मर जाने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। अच्छा, इन तीनों के अलावा कोई और पॉसिबिलिटीज नहीं है, ऐसा ये समझ में आ रहा है क्या? इन तीनों के अलावा और पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकता है, मतलब चौथा चीज पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? कोई आइडिया है कि मतलब ऐसा भी हो सकता है क्या कि मैं बोलूं कि एक और ऑप्शन हो सकता है कि स्प्लिट इन हाँ सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 है। बिल्कुल बिल्कुल सही, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है, इसलिए और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, ठीक है। ये हमने यहाँ तक के हाँ समझा दिया डायग्राम के थ्रू। अगला क्या है, लेट द इनिशियल अमीबा बी कॉल्ड एज द मदर अमीबा, ठीक है। आफ्टर एवरी सेकेंड अमीबा इट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द प्रीवियस वन बी कॉल्ड एज द सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। द प्रोबेबिलिटी दैट इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 सेकेंड, अच्छा 2 सेकेंड के बाद क्या होता है ना कि पूरा का पूरा अमीबा का पॉपुलेशन खत्म हो जाता है। तो कैसे हो सकता है, पहला सेकेंड में क्या होगा, ये चीज हो सकता है, पहला सेकेंड में ये पॉसिबिलिटीज है, अच्छे से समझना है डायग्राम के बेसिस से, तो ये ज़्यादा क्लियर होगा। फर्स्ट सेकेंड में क्या होगा, ये तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है, एग्जैक्टली क्या होगा नहीं पता, लेकिन ये तीनों हो सकता है। सेकेंड सेकेंड मतलब दूसरा सेकेंड में क्या होगा, तो अब क्या होगा, यहाँ तो कुछ नहीं होगा, यहाँ तो खत्म हो गया, यहाँ से क्या होगा, सेम है, वहां से फिर तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकता है, स्प्लिट हो सकता है, ठीक है, ये सेम रह सकता है, और ये डाई कर मतलब मर जाएगा। तो इससे ये पॉसिबिलिटी, अच्छा यहाँ पे दो दो हैं, तो दोनों में क्या हो सकता है, फिर से दोनों स्प्लिट हो जाए, या दोनों के दोनों सेम रह जाए, या दोनों के दोनों मर जाए। हमें चाहिए क्या, हमें ओवरऑल चाहिए कि पूरा पॉपुलेशन ही खत्म हो जाए, तो ठीक है। तो पूरा पॉपुलेशन खत्म होने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या तरीके हैं जिससे खत्म हो जाएगा। देखिए, अगर ये पाथ चुनता है, अगर मान ली ये हो जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1/4, या से समझते हैं, अगर पीएमसी एंड प्रोबेबिलिटी में आपने अच्छा समझा होगा, तो और एंड एक एंड वाला रहता है, तो वहां से प्लस और इनटू पता चलता है। तो या तो ये पॉसिबिलिटी हो जाए तो पहले स्टेप में खत्म, या सेकेंड पॉसिबिलिटी ये, तो या मतलब प्लस सेकेंड पॉसिबिलिटी में क्या हो, मरना है उसको एट लास्ट, तो 1/4 पहले सेम हो गया, और फिर उसके बाद क्या हो जाए, उसके बाद वो मर जाए, तो यहाँ से सेम हो जाए, मरने की अभी भी प्रोबेबिलिटी कितनी है, मरने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो 1/4 इंटू 1/4, या थर्ड रास्ता इधर से प्लस क्या हो जाए, दो में स्प्लिट हो जाए, तो दो में स्प्लिट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 इंटू दोनों की मरने की प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों को मरना है, ऐसा नहीं कि एक का मरने का प्रोबेबिलिटी 1/2 प्लस दूसरा भी मर जाए, सॉरी मरने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है यहाँ पे ना, यहाँ पे 1/4 है ये, और प्लस साथ में दूसरा भी मर जाए, तभी तो ये सारा का सारा मर जाएगा, यानी नेट प्रोबेबिलिटी यही आएगी। अब इसको ऐड करना चाहें तो 1/4, एक सेकेंड को आ रहा है,
तो ये क्या हो गया 1/4, 1/16 एंड 1/32। एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 32, ये हो गया 8 + 2 + 1, है ना। तो ये आ गया 11/32। एक बार जल्दी से देख लीजिए सब लोग, किसी को दिक्कत है पूछिए। समझ में आया क्या? कोई भी स्टेप में दिक्कत है? और इस टाइप के क्वेश्चन को ना डायग्राम से ही कोशिश करते हैं बनाने का। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का ये क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए किसी को प्रॉब्लम समझने में इस क्वेश्चन को। नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द पॉलिनोमियल दिस। ठीक है, पॉलिनोमियल को एक्सपैंड कर देते हैं सीधा। तो एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू आएगा I0 पुट करेंगे तो ये A0 हो गया प्लस, नेक्स्ट हो जाएगा A0 + 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा A0 प्लस I की वैल्यू 2 लिया तो x⁴, ऐसे करके ये एक फंक्शन बन जाएगा कुछ इस तरीके से x⁴2n। ठीक है, अब क्या है कि हमें मैक्सिमा मिनिमा पे कमेंट करना है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि हमें f' निकालना ही होगा। तो f' निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अगर दिख रहा होगा तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 2x हो जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव में 2x कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा A0 + 1, यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये बच जाएगा 2 इंटू A0 + 2, ये बच जाएगा x², क्योंकि क्यूब आएगा ना, इसका डेरिवेटिव 4x³ आएगा, तो 2x कॉमन लेंगे तो 2x² कॉमन बच जाएगा। ऐसे ही ये सारा कॉमन बचता जाएगा, लास्ट में क्या होगा, n बच जाएगा, A0 + n x⁴2n - 2 बच जाएगा, ये बच जाएगा। तो अब अगर ध्यान से देखो, इसका अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करें तो f'(x0) यही बस एक बार होगा, ये तो पूरा पॉजिटिव है ना, ये क्या है पॉजिटिव, और A0 दे रखा है पॉजिटिव है, तो क्या हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये सब के सब पॉजिटिव हैं, तो क्या हो गया, ये जीरो नहीं हो सकता, ये साइड जीरो हो सकता है, जीरो। अब ये प्लस ये माइनस, यानी ये कुछ एक मिनिमा बनाएगा बस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ओनली 1 मिनिमा, मैक्सिमा तो है नहीं, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है वैल्यू, इधर भी इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी देगा, और -इन्फिनिटी पे भी ये +इन्फिनिटी देगा। तो कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि पैराबोलिक टाइप का हो सकता है इसका ग्राफ। तो इसमें क्या होगा, एक मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। समझ में आया सबको? जल्दी से बता दीजिए, अगर क्लियर है सबको बता दीजिए, कमेंट भी करके बता सकते हैं कि हाँ क्लियर हो गया। यस सर। हाँ ओके गुड। नेक्स्ट है थर्ड, ये है थर्ड में क्या है, एक सेकेंड, हाँ, एन इंडिविजुअल कंटिन्यूज टू रोल अ फेयर डाई till he or she has obtained at least 2 different faces. What is the probability that total number of rolls required to satisfy the objective is 4? मतलब क्या है कि हमें टोटल कितनी करने हैं, 4 बार ही रोल करने हैं इसको। ठीक है, 4 बार रोल करने हैं, और जिसमें क्या हो कि एटलीस्ट 2 डिफरेंट फेसेस आए। ठीक है, कम से कम 2 डिफरेंट फेसेस आए। तो क्या कर सकते हैं हमें इसमें, एटलीस्ट 2 डिफरेंट फेसेस आना चाहिए। तो पहला फेस कोई भी आ जाए, है ना, फेस 1 में कोई भी आ जाए, और फिर सेकंड में क्या आ जाए, सेम आ जाए। ठीक है, और थर्ड में क्या आ जाए, सेम आ जाए, और फोर्थ में क्या आ जाए अपना, फिर ये डिफरेंट आ जाए, है ना। अगर हमने सिर्फ इसको क्या कर लिया, फेस 1 मान लिया, और ये कुछ आ जाएगा, जैसे कि मान लिया क्या आ सकता है, 6C1, कोई भी हमने एक सिलेक्ट कर लिया, 6C1 हमने सिलेक्ट कर लिया, 6 में से कोई भी एक आउटपुट, और उसके बाद क्या मान लिया, ऐसा मान लिया कि वो आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पहली बार में 1/6। ठीक है, सेकेंड बार में क्या है
1/6 सेम आ जाए, ये भी क्या आ जाए 1/6 आ जाए। और अब कितना बच गया, अब डिफरेंट लाना है हमें, हमें क्या लाना है, डिफरेंट लाना है। तो डिफरेंट लाने के लिए क्या करना होगा, जो बच गया, अभी हमारे पास क्या है, ये सब एक ही आउटपुट आया है, एक ही आउटकम आया और वो कोई भी 6 में से आ सकता है। और जो बच गया 5, उसमें से हमने एक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, 5 एक सेलेक्ट कर लिया और उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 6 है। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा ये। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 6 6 कैंसिल हो जाएगा और ये 5 5/216 ऐसा आ जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट ये है फोर्थ नंबर है। सपोज P is a 3x3 matrix given by this, let I be identity matrix, then P20 and I minus P21। ये तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, जैसे अगर पी स्क्वायर हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करें, कैलकुलेशन करना है, जल्दी से कैलकुलेशन कर लेंगे। 0 1 0 0 0 1 सेम ले लिया, 0 1 0 0 1 0 0 0 1 ये कर दिया। तो मल्टीप्लाई करेंगे, पी स्क्वायर क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर क्या बनेगा देख लेते हैं जल्दी से। ये इधर से और इधर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 0 0 0 0 आ गया। फिर इसका सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 0 1 आ गया। इसका थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0 आ गया, ठीक है। अब सेकेंड रो में जा रहे हैं, सेकेंड रो में मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये 0 आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेरे हिसाब से सबको आता होगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। ये लास्ट वाले में देखेंगे 0 हो गया और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा और लास्ट वाला मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। तो हमें मिल क्या रहा है, मल्टीप्लिकेशन अब ऐसा तो है नहीं। अच्छा एक चीज एकदम क्लियर है क्वेश्चन से कि जहां भी मल्टीप्लिकेशन में पावर बहुत सारा दिखे, मतलब क्लियर है कि वहां पे पैटर्न बनने वाला होगा। अब क्या पता चल रहा है कि पी स्क्वायर इक्वल टू पी ही आ गया, इसका मतलब P20 क्या आ जाएगा, वैसे ही सबको पेयर बनाते जाएंगे तो फाइनली वो भी P20 भी क्या बन जाएगा, पी ही बन जाएगा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं कोई फर्क पड़ नहीं रहा, तो वो क्या हो जाएगा, पी ही हो जाएगा। वैसे ही क्या करना है, आई माइनस पी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, माइनस ये गिवन मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होता है लिख लेते हैं, हाँ एक सेकेंड, 1 0 0 0 1 0 और 0 1 0 0 0 1, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पी मैट्रिक्स क्या है, पी मैट्रिक्स जो दिया हुआ है वो है 0 1 0 0 1 0 0 0 1 ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे तो ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन है, थोड़ा कैलकुलेशन मिलेगा इसमें। ये 1 हो गया, ये -1 हो गया और ये 0, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। लास्ट वाला 0 0 और क्या है, ये 0 हो गया, ठीक है। ये आई माइनस पी हो गया। तो एक काम करते हैं, आई माइनस, फिर से वही कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा होगा, तो आई माइनस पी स्क्वायर चेक कर लेते हैं। तो आई माइनस पी स्क्वायर क्या बनेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, दूसरे क्लास से साथ में मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, 1 -1 0 0 0 0, इतनी 0 हैं कहीं लग रहा है कि नल मैट्रिक्स आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन वाला। देखिए इधर से इधर और ये क्या हो जाएगा, ये अच्छा ये नल मैट्रिक्स नहीं आ रहा, ये आ रहा है 1, ठीक है। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और इधर वाला मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 -1 0, ठीक है। इधर तो बाकी सबके सब 0 दिख रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि ये भी सेम ही रह गया, आई माइनस पी स्क्वायर भी क्या हो गया, सेम रह गया, आई माइनस पी स्क्वायर भी सेम रह गया। तो यानी आई माइनस पी टू द होल पावर 21, ये भी क्या होगा, सेम ही आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो अब फाइनली क्या करना है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है।
p को मल्टीप्लाई करना है और i माइनस पी स्क्वायर। देख लेते हैं एक और मल्टीप्लाई करके इसको भी। देखिए फाइनल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। p वाला पहले लिखना है तो p लिख दिया, 0 1 0 0 1 0 0 0 1 ऐसा, इनटू ये वाला 1 माइनस 1 ये 0, ठीक है, और बाकी बच गए 0 0 0 0 0 0, ये चीज आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या बचेगा। ये यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ गया पहला, ठीक है, पहला 0। सेकेंड वाला क्या आ जाएगा, सेकेंड वाला भी 0 दिख रहा है। थर्ड वाला क्या आएगा, 0 दिख रहा है। इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 दिख रहा है, सेकेंड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 0 दिख रहा है, ये भी 0 आ रहा है। थर्ड रो से मल्टीप्लाई करेंगे 0 दिख रहा है, इधर भी 0 दिख रहा है, इधर भी 0 दिख रहा है। मतलब क्या है, एक नल मैट्रिक्स आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4। तो ये थोड़ा सा लिखने में टाइम लगता है, इसलिए क्या है ये टाइम टेकिंग हो गया, वरना ये है बहुत सिंपल क्वेश्चन। ये चीज देख के पैटर्न पता कर लेना है कि पैटर्न है, मल्टीप्लाई किया, एक पी स्क्वायर देख लिया और इधर से आई माइनस पी का होल स्क्वायर देख लिया, दोनों सेम आ गया, मतलब आगे मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब है नहीं, उसका मल्टीप्लिकेशन किया, एक नल मैट्रिक्स आ गया। समझ में आया क्या सबको? जल्दी से बता दीजिए। ये वाला भी क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है? हाँ ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग ना। नेक्स्ट पांचवा, पांचवा क्या है, ये तो फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, बायनोमियल में भी या पीएनसी में भी इसका सीधा सीधा फॉर्मूला रहता है कि अगर हमें हाईएस्ट पावर जो पता करना है 5 का, व्हेन डिवाइडेड बाय 518 फैक्टोरियल, तो उसका क्या करना होता है, सीधा 518 डिवाइडेड बाय 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 518 बाई 5 स्क्वायर, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, और 518 प्लस 5 क्यूब का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऐसे आगे करते जाना है। तो आगे करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 5 की पावर 4 हो जाएगा तो वो सब क्या होगा, 1 से छोटी वैल्यू जाएंगी जिसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल 0 हो जाएगा। तो ये तो समझ में आ जाएगा कि कहाँ तक हमें लिखना है। यहाँ पे अगर इसको डिवाइड करेंगे या इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 103 आ जाएगा, ठीक है। इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल 25 है, ये 2 हो गया, एक सेकेंड एंट्री ले रहा है, ठीक, हाँ। तो ये कितना हो गया, 25 से डिवाइड करना है ना, हाँ हाँ, तो ये 2 और ये 0, 20 आ जाएगा, और ये कितना आएगा 125 है, तो 125 इंटू 4 500 होता है, ठीक है, ये 4 आ जाएगा, यानी ये कितना हो गया 127, सेकेंड वाला आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि किसी भी फैक्टोरियल में किसी नंबर का अगर पावर पूछे, ठीक है, तो वो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, या बाइनोमियल या परमुटेशन कहीं भी आप देख लोगे इस फॉर्मूले को। क्लियर है ये भी क्लियर हो गया होगा, जल्दी से बता दीजिए, क्लियर हो गया सबको? वेट कर रहा हूँ, गुड। चलो नेक्स्ट है 6। सपोज एक्स वाई आर द प्राइम नंबर्स, कंसिडर द इक्वेशन ए। ये थोड़ा सा मतलब ऐसा बोल सकते हैं एनालिटिकल है, इसमें बहुत कुछ थ्योरी वगैरह तो मुझे नहीं दिख रहा है। वाई को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाएगा, लेकिन हम लोग माइनस वाला नहीं लिखेंगे क्योंकि एक्स और वाई प्राइम नंबर है, तो 1 प्लस 2x स्क्वायर है, ठीक है। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन में हमें एक्स और वाई ऐसे नंबर्स खोजने हैं जो क्या हो, प्राइम नंबर्स हैं। तो कौन कौन से नंबर होंगे ढूंढिए। एक तो नंबर ये दिख रहा है कि एक्स को 0 रखेंगे तो वाई 1 आ जाएगा, बट हमें प्राइम नंबर चाहिए तो वो तो सॉल्यूशन होगा नहीं। एक और दिख रहा है कि एक्स को अगर 2 ले लिया, 2 प्राइम नंबर है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9, ये वाई 3 आ जाएगा, तो ये एक सॉल्यूशन है ना। और इसके बाद आप देखेंगे जैसे एक्स इक्वल टू, हाँ मान लिया 3 ले लिया, तो 19 है ना, कितना आ जाएगा ये 9 18 19 ऐसा आ जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं जिससे क्या हो जाए कि ये दोनों क्या आ जाए, प्राइम नंबर्स आ जाए।
तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, द इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7, इसको थोड़ा मैं कर, ये हो गया। ये क्वेश्चन है कि द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ 34 मल्टीपल ऑफ 4 मल्टीपल ऑफ 6। इसको देख लेते हैं। हाँ, क्या हो जाएगा ये, हमारे पास है 5 + 17 √17 2001। ये एक कोई इंटीजर इंटीग्रल पोर्शन लिख रहा हूँ उसका, और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, यानी यहाँ पे जो एफ है वो 0 से 1 के बीच में। ये पक्का कोई एक नंबर होगा, रियल नंबर होगा, जो इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट से मिलके बना होगा। इसका कॉन्जुगेट का भी हम लोग एक्सपेंशन लिख लेते हैं 2021। अब अगर ध्यान से इसको देखो तो ये 5 है और ये 4 पॉइंट समथिंग है, मतलब ये क्या है, इसका जो डिफरेंस है 0 पॉइंट समथिंग है, यानी 1 से छोटा है। और 1 से छोटा का पावर अगर 2021 करेंगे तो स्टिल वो 1 से छोटा आएगा, यानी एक एफ डैश मान लिया। एफ डैश भी कोई फ्रैक्शनल पार्टी है जो 0 से 1 के बीच में है। अब एक काम करते हैं कि हमें इस तरीके से इसको यूज करना है कि जैसे इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखे, पहले वाले का बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2021 C0 प्लस 2021 ये हो जाएगा √17, ऐसे ही और आगे लिखते जाएंगे, आ जाएगा। सेकेंड वाले को लिखेंगे, ये बन जाएगा 2021 C0 माइनस यहाँ पे आएगा 2021 C1 √17। ठीक है, और अगला जो आएगा वो क्या होगा, वो इरेशनल टर्म नहीं होगा, रेशनल हो जाएगा, क्योंकि √17 का स्क्वायर हो जाएगा और वो प्लस में है। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे, मैं पूरा एक्सप्रेशन नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ से अंडरस्टूड है, और अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही 3 नंबर पे जो C3 वाला टर्म होगा वो भी कैंसिल हो जाएगा। हाँ बोलिए, किन्हीं को कुछ बोलना है? सर ये एफ डैश क्यों लेना है? हाँ, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, एक बार मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं उस पर भी आ जाऊंगा। तो क्या है कि अभी ऐड करेंगे ना, तो ये सब 2 टाइम्स आ जाएगा, ये एक नंबर आएगा, एक इंटीजर आएगा, ये एक पर्टिकुलर इंटीजर आएगा। वैसे ही थर्ड प्लेस पे ऐसा होगा 2021 C2 √17 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा तो 2021 C2 √17 का होल स्क्वायर, ऐसे वाले टर्म बचेंगे। ठीक है, तो ये भी एक इंटीजर ही है। ऐसे कर करके सारा एक इंटीजर बन जाएगा। मतलब हमें ये पता चला कि आई इन दोनों को ऐड किया, आई प्लस एफ डैश, ये जो हुआ ना, ये एक 2 टाइम्स इंटीजर, मतलब ये एक इवन नंबर है, इवन नंबर है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मैं इस पे आता हूँ, एफ डैश ये है क्या। एफ डैश मतलब डेरिवेटिव नहीं समझना है, यहाँ पे एक नंबर है जो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। कैसे, √17 कुछ भी होगा तो ये जो होगा वो 4 पॉइंट समथिंग होगा, और इसको 5 में से घटा रहे हैं तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और उसका कितना भी पावर कर लो वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। इसलिए हमने इसको एफ डैश माना है, जो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है। हाँ, अब क्या है कि इसका और इसका समेशन एक इवन नंबर आ गया। अब ये देखिए, इवन नंबर है मतलब एफ और एफ डैश को एक इंटीजर होना पड़ेगा, तभी तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, तभी इवन नंबर होगा। और ये इंटीजर एक ही इंटीजर दे सकता है। एफ भी 0 से 1 है, ये भी 0 से 1 है, ना ही ये 0 हो सकता है, ना ही ये 1 हो सकता है। ठीक है, तो एक नंबर कौन सा हो सकता है इन दोनों का समेशन, एक ही पॉसिबिलिटी है, वो 1 दे सकता है। यानी आई जो होगा, यानी इसका इंटीग्रल पोर्शन, ये इंटीग्रल पोर्शन है इसका, वो क्या होगा, इवन -1, इवन माइनस, दैट इज ऑड, दैट इज ये ऑड हो गया, ये ऑड हो गया। समझे? ये ऑड हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हाँ बनते हैं, इस पे 3-4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, जाके बाइनोमियल में एक बार देखिएगा तो सबको समझ में आएगा। और भी अलग टाइप के इसमें भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो सब भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ये हो गया। कभी कभी इन दोनों में रिलेशन पूछता है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि f प्लस एफ डैश 1 हो गया, यानी इसका मतलब हुआ कि f, ये जो f डैश है बेसिकली 1 माइनस 1 माइनस एफ होएगा, एफ ऐसा, ये हो। तो ये रिलेशन पूछ सकता है या फिर ऑड इवन पूछ सकता है, बट कॉन्सेप्ट यही है, ऐड करना है। कभी कभी हो सकता है ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने की भी जरूरत पड़ जाए, बट मोस्ट ऑफ द केस, या मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत कभी कभी पड़ेगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि इस पे बेस्ड या इसी तरीके के जितने भी क्वेश्चंस है बाइनोमियल में जाके बना लेना है इसको। नेक्स्ट है 8वां, सपोज दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। रियल है मतलब सीधा लिख लेंगे कि जो डिस्क्रिमिनेंट होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो गया, इक्वल टू, ठीक है। अपोजिट साइन का मतलब c बाई ए लेस देन 0, एंड सम ऑफ रूट्स इज नेगेटिव माइनस b बाई ए नेगेटिव, यानी इसका क्या मतलब हुआ कि b बाई ए जो होगा पॉजिटिव, b बाई ए पॉजिटिव, ये निगेटिव, ठीक है। तो हमें बताना है कि साइन ऑफ ए एंड बी आर सेम, ए और बी का साइन सेम होना चाहिए तभी ये पॉजिटिव होगा, एंड अपोजिट टू दैट ऑफ सी, ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों अपोजिट होंगे तभी तो लेस देन 0 होंगे। और ए के अपोजिट सी है मतलब ए के सेम साइन वाला बी भी है, यानी बी के अपोजिट भी हो गया, तो पहला ही ऑप्शन सही मिल गया। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, ये क्या है, ए बी आर रियल नंबर्स द इक्वेशन। अच्छा यहाँ पे क्या है, इस तरीके से इक्वेशन लिखा है, इसको थोड़ा सा सजा लेंगे पहले, यानी थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे तो ये दिख जाएगा। ये एक क्वाड्रेटिक ही था, कुछ नहीं था, ये क्वाड्रेटिक था, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस 1, ये आ गया। अब रूट के बारे में पूछा है, मतलब डी ही हमें चेक करना है, डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है, बी स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, ए की वैल्यू ए माइनस 1 और सी की वैल्यू 1, यानी ये बी स्क्वायर माइनस 4a प्लस, हाँ सॉरी प्लस 4, ये आ गया। विल हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट इफ a इज लेस देन 1, अगर a लेस देन 1 हो गया, ठीक है, a लेस देन 1 हो गया, तो अगर a लेस देन 1 हो गया तो क्या हो जाएगा, मान ली कोई भी लेस देन 1 का मतलब 0 हो सकता है, या निगेटिव वैल्यू हो सकता है, या 1 से छोटा 0 पॉइंट समथिंग हो सकता है, तो क्या होगा कि ये चीज हमेशा इससे छोटा ही रहेगा, 4 से छोटा ही रहेगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, बी स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो क्या हो गया, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अगेन क्या हो गया, हमें पहले नंबर पे ही ऑप्शन सही मिल गया। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ए की अगर वैल्यू 1 से छोटा होगा तो 4a माइनस 4a प्लस 4 हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये बी स्क्वायर तो पॉजिटिव है ही, ठीक है। मैक्सिमम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, बट स्टिल क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो इसलिए क्या होगा, रूट्स क्या हो जाएंगे, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होते हैं। तो ये भी सिंपल था, ये भी हो गया। 10, हाँ। अब देखो ये थोड़ा सा अलग है। अच्छा एक चीज पेपर में ध्यान देना है कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं, 2 क्वेश्चन ऑलरेडी मिल चुका है और ये तीसरा क्वेश्चन है, परमुटेशन एंड प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे क्या है, इन ए सर्वे ऑफ 100 एग्जीक्यूटिव रिगार्डिंग द यूज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड, इसको सब लोग अच्छे से समझेंगे, मैं इसको थोड़ा इधर बना, अभी एक बार पढ़ लेते हैं। Regarding the use of different type of credit cards, it is found that 60 uses Master, 20 uses Visa and 30 only Master. यहाँ ये ध्यान देना, only बोल रहा है, ठीक है। 10 only American Express. Further, it is found that 20 use Master and Visa cards but not American Express. 6 uses Master and American cards but not Visa. The exact number of executive who uses Visa and American एक्सप्रेस कार्ड्स। अच्छा अब यहाँ पे देखना है क्या करना है, देखिए के लिए पीएनसी प्रोबेबिलिटी के लिए अगर रफ डायग्राम उसका पॉसिबल है तो जरूर बनाना चाहिए। यहाँ पे हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि ये बन गया, क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। और वेन डायग्राम में हमारे कितने सबसेट बनाने हैं, जो सेट है 3 बनाने हैं, एक मास्टर के लिए बना लिया,
मास्टर, ठीक है। एक वीजा, वीजा के लिए ये बनाना है, वीजा के लिए हमने ये बना लिया, और एक हमें बनाना है किसके लिए, अमेरिकन एक्सप्रेस के लिए, अमेरिकन एक्सप्रेस के लिए भी बना लिया हमने। अब क्या किया, इसके बाद हमने नंबर डाल दिया सबको ऐसा, ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसा करके नंबर डाल दिया। टोट ये लिख दिया, ये जो है ये मास्टर कार्ड वाले हैं, ठीक है। ये जो है वीजा वाले हैं, ये जो है अमेरिकन एक्सप्रेस वाले हैं, ठीक है। अब जो जो कंडीशन दिया है लिख देंगे। सबसे पहले कि सारा एग्जीक्यूटिव मिला के, सारे लोग मिला के, यानी ए बी सी डी ई एफ जी, ये कितने हैं, 100 है, एक रिलेशन पहला। दूसरा बोल रहा है इट इज फाउंड दैट 60 यूजेस मास्टर, यानी मास्टर कौन कौन यूज कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये 60 है, ठीक है। 20 यूजेस वीजा, तो वीजा, अच्छा नहीं, ये ओनली लिखा है, मतलब 20 लोग वैसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ वीजा यूज करते हैं और उसके अलावा कोई कार्ड यूज नहीं करते हैं। तो ई है जो, वो ई की वैल्यू दे रखा है 20। ये चीज कंफ्यूज नहीं होना, इसको अच्छे से समझना। ई ही है जो सिर्फ और सिर्फ वीजा यूज कर रहा है, बी जो है वो मास्टर वीजा दोनों, सी जो है तीनों, एफ जो है वीजा एंड अमेरिकन एक्सप्रेस, तो ई की वैल्यू 20। 30 क्या है, ओनली मास्टर, यानी ए की वैल्यू क्या है 30, एंड 10 ओनली अमेरिकन एक्सप्रेस, तो जी की वैल्यू कितना है 10। ये हमने बना लिया, ये इंफॉर्मेशन लिखा। अब आगे क्या है, फर्दर इट इज फाउंड दैट 20 यूजेस मास्टर एंड वीजा कार्ड्स बट नॉट अमेरिकन, मास्टर एंड वीजा बट नॉट अमेरिकन, यानी कि बी, बी की वैल्यू दे रखा है, ये बी है जो मास्टर वीजा यूज कर रहा है बट अमेरिकन यूज नहीं कर रहा है, इसकी वैल्यू 20 है, ठीक है। 6 यूजेस मास्टर एंड अमेरिकन, मास्टर एंड अमेरिकन बट नॉट वीजा, यानी डी, डी है 6, ठीक है। और लास्ट हमें जो पूछा, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स हु यूजेस वीजा एंड अमेरिकन, वीजा एंड अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड, तो वीजा और अमेरिकन यानी कि सी प्लस एफ, वीजा अमेरिकन ये है ना, सी प्लस एफ, ओनली नहीं लिखा है इसलिए ये भी आ जाए, पूरा सी प्लस एफ हमें कैलकुलेट करना, ये कैलकुलेट करना बहुत आसान है अब तो। क्या करेंगे, इसमें ये पुट कर देंगे, एबीसीडी की वैल्यू 60 हो गया, ई पता है 20, एफ नहीं पता है लिख देंगे एफ, जी पता है 10, 100, एफ की वैल्यू 10 आ गया, चलो एफ आ गया। और क्या करना है, हमें एक और चाहिए सी, तो सी के लिए क्या है, ए बी, देख ए की वैल्यू कितना है 30, बी की वैल्यू कितना है 20, सी नहीं पता, और डी की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 60, तो सी की वैल्यू कितना आ गया 50, 56, 4, तो सी प्लस एफ 14 आ जाएगा, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन रहा होगा 14। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, और जिसको डायग्राम समझ में आता है, वेन डायग्राम अच्छे से आता है, वो इस तरीके से प्लॉट करे, डाटा को लिखे, तुरंत बन जाएगा। ये तो मुझे समझाना था इसलिए इतना टाइम लगता है, वरना सिर्फ बनाना हो तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन सकता है। समझ में आ गया ये, जल्दी से एक बार कमेंट करिए ये क्वेश्चन समझ में आया, सबको क्लियर है ना, ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर। दस हो गया, हाँ। ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। उसमें बोला है कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो साइड है ना, वो ज्योमेट्रिक जीपी में है, देन वैल्यू ऑफ कोसाइन ऑफ ग्रेटर एक्यूट एंगल, तो ग्रेटर साइड वाले के अपोजिट क्या होगा, ग्रेटर एंगल होगा, है ना। तो ये मान लिया ग्रेटर साइड है, ठीक है। ये तो इसके सबसे वाला हाइपोटेनस के अपोजिट तो क्या होगा 90 डिग्री होगा, ये तो सबसे बड़ा होगा, तो ये ए मान लिया, ये ए आर मान लिया, ये ए आर स्क्वायर मान लिया, तो ग्रेटर
जो एंगल होगा वो ये मान लिया, आर मान लिया ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ से हमें पता करना है, ये थीटा ले लिया, तो कोसाइन पता करना है ना, कॉस थीटा, यानी कि कोसाइन ऑफ ग्रेटर एंगल ए बाई ए आर स्क्वायर, ये पता करना है। ठीक है, यानी 1/r² की वैल्यू बेसिकली पता करना है। तो जीपी में है ना, तो जीपी में और राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर R4, कैंसिल R4 माइनस आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगा, सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख देंगे, ये चीज आ जाएगी, यानी माइनस वाला तो होगा नहीं, साइड है और आर स्क्वायर पॉजिटिव है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1+√5/2। यहाँ पे क्या हुआ होगा, मैक्सिमम रेशनलाइज करके दे दिया होगा, है ना, रेशनलाइज कर देंगे, 1 - √5, 1 - √5, ये आ गया 4, ये हो जाएगा 2/√5 - 1, 2/√5 - 1। यहाँ पे ये थोड़ा लग रहा है सही है ना, ये साइन, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गया क्या। 1 - 4 - 2, ये आ रहा है शायद एक्यूट, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि एक्यूट एंगल है ना, तो एक्यूट एंगल का वैल्यू कोसाइन पॉजिटिव आना चाहिए, ये तो निगेटिव है, तो ये आंसर आना चाहिए, हो सकता है मिसप्रिंट हो। ये वाला आंसर तो नहीं ना था, ठीक है, देख लेना ये, ठीक है, कैलकुलेशन मुझे तो सही लग रहा है। 11 हो गया, 12 देख लेते हैं। द अल्टीट्यूड ऑफ ए रॉक ऑब्जर्व टू बी 45, यानी एक कोई इस तरीके का रॉक है, यहाँ पे मान लिया कि उसका हाइट हो गया, यहाँ से 45 एंगल बना रहा है, ये एंगल 45 है। फिर क्या बोल रहा है, आफ्टर असेंडिंग 1 किलोमीटर टुवर्ड्स इट विद स्लोप ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री पे असेंड करना है इसको, ऐसे कर दिया। फिर बोला द एलिवेशन इज फाउंड टू बी 60, ये जो एलिवेशन है ये 60 बन गया, ये टोटल 45 था, यानी 45 का मतलब ये हो गया कि हमें हाइट चाहिए, ये टोटल अगर एच है, ठीक है, एच है, तो ये tan 45 से ये भी टोटल एच हो गया। अब देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, तो ये 1 किलोमीटर गया है, तो ये 1 cos 30 √3/2, 1 sin 30, ये हाफ हो गया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, h - हाफ, और ये टोटल एच ही है, क्योंकि एंगल 45 ही है, तो जितना इधर उतना ही इधर, एच हो गया। तो ये जो लेंथ, ये हाइट है, इस हाइट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ वाले, ये वाले लेंथ की बात कर रहा हूँ, ये h - √3/2 हो गया। अब इसमें tan 60 लगा देंगे, tan 60 डिग्री लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, h - हाफ अपॉन h - √3/2, ठीक है, यानी 2h - 1 अपॉन 2h - √3, और tan 60 √3 होता है, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा h 2 √3 - 2, और ये हो गया 3, इधर 2 जाएगा, तो h की वैल्यू आ गया 1/√3 - 1, ये √3 - 1 ऐसा है, नहीं है तो रेशनलाइज करके दिया होगा, यानी ये वाला हो जाएगा। तो ये भी सिंपल था क्वेश्चन, ये भी हो गया 12। नेक्स्ट है हमारा 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, सपोज क्वेश्चन सबको दिखना चाहिए, एक बार पढ़ लेते हैं। सपोज P इज द पॉइंट इन द यूक्लिडियन प्लेन सच दैट the tangents drawn from P to the parabola are perpendicular to each other, then the locus of P। अगर पैराबोला में सीधा, अगर क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी याद होगा, तो परपेंडिकुलर टेंजेंट कहाँ पे कट करता है, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे लाई करता है, किसी को पता है क्या, किसी को याद है? ये अगर सीधा कॉन्सेप्ट ही याद है तो क्वेश्चन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो पैराबोला का
टेंजेंट जो हम लोग दोनों ड्रॉ करते हैं, अगर दोनों परपेंडिकुलर हो तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसी खास कर्व पे लाई करता है। वो कर्व याद है किसी को? नहीं याद है। वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है, ठीक है। यानी इसका सीधा लोकस क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। और अगर तरीके से बनाना है तो क्या है कि इसके लिए जो टेंजेंट का इक्वेशन होता है वो क्या होता है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। यहाँ पे जो कर्व है वो उल्टा है, 4a/m। तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा कर देंगे इसका इक्वेशन, x इक्वल टू एम वाई प्लस ए बाई एम। तो अब इसको y इक्वल टू एम एक्स फॉर्म में लिखते हैं अच्छे से, तो ये हो जाएगा, ऐसा लिख देते हैं x बाई एम, ठीक है, एंड माइनस ये इधर जाएगा a बाई एम, यानी कि ये कुछ ऐसा आ जाएगा। 1/m को हमें स्लोप मानना होगा, स्लोप फॉर्म में लिख रहे हैं, इसको m मान लिया ऐसा, इसके टेंजेंट का, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स माइनस ए एम। ये हो गया इसके लिए टेंजेंट का इक्वेशन, ठीक है। ये एम स्क्वायर हो जाएगा, ये एम स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इसको अच्छे से लिखते हैं, ए एम स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस वाई। इसके जो टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसके दो रूट आएंगे m1 m2, तो m1 m2 की वैल्यू जो है -1 है, और m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स y बाई ए इज इक्वल टू -1, y इक्वल टू -a, और y इक्वल टू -a क्या है? इसका डायरेक्ट्रिक्स है, और डायरेक्ट्रिक्स स्ट्रेट लाइन। तो वहां से भी याद रख सकते हैं कि इसका थोड़ा सा मैं प्रॉपर्टी बताता हूँ। अगर पैराबोला है, अगर हम लोग टेंजेंट जो खींच रहे हैं वो परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो होता है डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है, ये डायरेक्ट्रिक्स होता है, ठीक है। और ये अगर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे ना, तो ये जो कॉर्ड बनता है ये फोकल कॉर्ड बनता है, यानी ये फोकस से पास करता है। तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं जो याद रखनी चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन बनाने के लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं लगता, जिसको याद होगा वो बस टिक मार के आगे बढ़ जाएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। जल्दी से बताइए, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये? यस सर। गुड। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 14। ये क्या है? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देख के ही क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि tan पाई इंटू एक्स माइनस पाई बाई 2 ना, ऐसा कुछ है। जैसा, तो ये तो पक्का, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है तो ये कोई इंटीजर ही होगा। तो इंटीजर होने का मतलब ये tan n पाई हो गया, tan n पाई 0 होता है, नीचे पॉजिटिव है, तो ये हमेशा 0 हो गया, यानी एफ एक्स इक्वल टू सिंपल 0 दिया हुआ है। तो एफ एक्स इक्वल टू 0 देने का मतलब हो गया कि फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, क्योंकि कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। 15 ये है। अच्छा, एफ डैश वन निकालना है। सबको पता होगा कि यहाँ पे लेबनीज रूल लगने वाला है, तो अगर डिफरेंशिएट करने का थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस लगा लेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर ले आते हैं बस, और इसको इधर ऐसे लिख दिया 2t माइनस एफ डैश टी टी। अब अगर लेबनीज रूल लगाएंगे तो क्या होगा? इसको डिफरेंशिएट कर दिया 2x एफ एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स। इसका डेरिवेटिव लेबनीज रूल से क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस एफ डैश, ये आ गया। अब हमें किसकी वैल्यू? एफ डैश वन पुट कर देंगे। एफ ऑफ वन क्या होगा? ऑब्वियसली इंटीग्रेशन 1 to 1 है, 0 हो जाएगा, यानी एफ ऑफ वन हमें पता है 0 है, इसमें वैल्यू रखने की जरूरत है नहीं, ये 0 हो गया। 1 टू एफ डैश वन आ गया इज इक्वल टू 2 माइनस एफ डैश वन। सॉल्व कर लेंगे एफ डैश वन, कितना आ जाएगा? 2/3। ये भी बन गया। नेक्स्ट है, समझ में आ गया होगा, सिंपल था। नेक्स्ट बोल रहा है ऑन द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स
यहाँ पे 0,4 0,3 यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया गया है, ठीक है, ऐसा एक स्क्वायर बनाया गया है, ठीक है, ये 90 है, बोला गया ए बी सी डी, ए है, बी है, सी होगा, डी होगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, इसका कोऑर्डिनेट चाहिए। अच्छा, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 हो गया, ये मान लिया थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर हम लोग लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस एक्स में कितना आगे गया है, आगे गया है, ये क्या है, स्क्वायर है, तो ये भी 5, ये कितना हो गया, 5 कॉस 90 माइनस थीटा, यानी 5 साइन थीटा, और y कितना है, 5 कॉस थीटा। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, साइन थीटा कितना है, 3/5, कॉस थीटा कितना, नहीं, साइन थीटा 4/5 है, साइन थीटा कितना है, 4/5, और कॉस थीटा कितना है, 3/5। बस वैल्यू रख देंगे ठीक है, ये वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 4 7, ये 7,3, यहाँ वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, सी का कोऑर्डिनेट आ जाए। तो ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट, समझ में आया ना सबको, आसान था वो तो सिंपल ज्योमेट्री था। व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, ये भी आसान है, इसको क्या कर सकते हैं, सर्कल है, पहले वाले का सेंटर -1 -4 रेडियस √40, दूसरे वाले का 2 5 रेडियस √10। डी कितना हो जाएगा, यानी इन दोनों का डिफरेंस, डिस्टेंस, डी अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 89 √90। अरे एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ठीक है, √90, 8190, ठीक है, ये हो गया। तो ये जो डी है, ये लमसम कितना वैल्यू आ रहा है, ये आ जाएगा 6 पॉइंट समथिंग, और ये 3 पॉइंट समथिंग, और ये आएगा 9 पॉइंट समथिंग। अच्छा, ये थोड़ा सा हमें एग्जैक्ट देखना होगा, जल्दी से बताइए ये वैल्यू कितना आएगा, एग्जैक्ट थोड़ा सा बात करना पड़ेगा। ये बड़ा है, इससे जो डी हमारा है वो R1 + R2 से बड़ा या छोटा है, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए इसको कितना आना चाहिए, √40 प्लस √10, कितना आएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना, जल्दी से कोई कैलकुलेट करके बताइए कि √40 प्लस √10 कितना आना चाहिए, मैसेज में जल्दी से बता दो। क्या वो किसी का आंसर नहीं आ रहा, या फिर मुझे फिर देखना पड़ जाएगा कैलकुलेशन। हाँ, इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउ होता है कि नहीं, फिर रफ कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, वैसा कुछ है नहीं। देखो, रफ कैलकुलेशन कर लेते हैं कि 6 पॉइंट क्या है, 2 देख लेते हैं, 6.2, 6.2 अगर इसको यही है, फिर कैलकुलेट करके देखना होगा थोड़ा सा, 4 12 2 36 37, यानी ये 38.24, यानी 6.3 के लमसम लिख सकते हैं इसको। ये 3 पॉइंट क्या है, 3.1, अगर 3.2 ले लिया ये तो ज़्यादा हो जाता है, 3.1 आएगा ये कम, लमसम 3.1 आ जाएगा ये, यानी ये 9.4 है,
9.4 के लमसम है, और 9.4 इंटू 9.4 कितना जगह, 16, 36 और 37, 36, 3, 81, 3, 84, 81, ठीक है, 7, ये 8 हो गया, 8, 6। तो ये क्या दिख रहा है कि इससे ये ज़्यादा आ गया, यानी डी जो है वो R1 प्लस R2 से क्या आ गया, ज़्यादा आ गया ना। मतलब ये सर्कल कुछ इस तरीके से लोकेटेड है। तो यहाँ पे क्या देगा, 4 आएगा। कैलकुलेशन एक बार एक्यूरेटली देख लेना है, मेरे हिसाब से ये सही है। ठीक है, तो कंडीशन अगर याद होगा, मैक्सिमम क्या हो सकता है, इसके कंडीशन जाके देख लेना कि कॉमन टेंजेंट के केस में क्या क्या कंडीशन आते हैं, क्योंकि वो पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अगर मान लिया डी जो है वो R1 प्लस R2 से छोटा और R1 माइनस R2 के डिफरेंस से बड़ा हो, तो उस केस में जो होता है वो क्या होता है, हाँ, कितने आते हैं, 2 आते हैं, क्योंकि ये इंटरसेक्ट करता है। और भी बहुत सारे केसेस हैं, तो वो मैं केसेस डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो ये सब चीज ध्यान रखना, यहाँ से पता चल गया डायरेक्ट, हाँ, डी जो है R1 प्लस R2 से बड़ा है, इस तरीके का सिचुएशन होगा, 2 डायरेक्ट टेंजेंट और 2 ट्रांसवर्स टेंजेंट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, हो गया ये। ET, देखो यहाँ पे फिर से परमुटेशन का क्वेश्चन आ गया। तो परमुटेशन ऐसा लग रहा है फेवरेट टॉपिक है एग्जाम का, इससे बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं। The number of ways of 3 cricket players can be selected from a pool of 2 batsmen, 3 bowlers, 4 fielders, so that at least one bowler is included. तो कैसा हो सकता है, 1 bowler प्लस 2 अदर, फिर क्या हो जाएगा, 2 bowler प्लस बाकी अदर, और 3 bowler, बाकी कोई कुछ नहीं। तो एक बॉलर सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, 3C1 इंटू, बाकी कितने बच गए, 6 बच गए, 6 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बॉलर 3C2 इंटू, बाकी जो 6 बचे उसमें से कोई भी एक, और इसमें क्या है 3C3, ये ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो गया 3, और ये 6, 30, 15, 45, प्लस 6 और 3, 18, और प्लस 1, 64 आ गए। ये भी क्लियर है। तो परमुटेशन एंड प्रोबेबिलिटी पे अच्छे से वर्क करके जाना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ गया फिर से। यहाँ पे ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच the letters of the word combinations can be arranged so that C comes before S, यानी कि C कहीं यहाँ पे होना चाहिए और S जो होना चाहिए कहीं यहाँ पे होना चाहिए, और इसके बीच में 4 प्लेसेस, बाकी इधर, बाकी जो भी है। कितने बच गए, कॉम्बिनेशन। ठीक है। ठीक है ना, हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी 10 बच गए। तो 10 में से कोई भी यहाँ पे नेसेसरली नॉट डिस्टिंक्ट, तो 10 को बाकी अरेंज कर देते हैं हम लोग, है ना। एक सेकंड, क्या है क्वेश्चन, द लेटर कॉम्बिनेशन कैन बी अरेंज सच दैट, सिंपल 10 फैक्टोरियल, एक सेकंड, थोड़ा सा मुझे लग रहा है क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेज द लेटर कॉम्बिनेशन सी कम्स बिफोर एस, ये हमने कर दिया। There are exactly 4 letters
नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट इन बिटवीन सी एंड एस, ठीक है। अच्छा ठीक है, हमारे पास टोटल कितने लेटर हैं? टोटल हमारे पास लेटर हैं 10 बच गए, तो 10 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लिया, 10 में से कोई भी 4 सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद उन सारे को अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे? सबको अरेंज करने के जो तरीके हो जाएंगे 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, हमारे पास बच जाएंगे 2। अच्छा नहीं, सिलेक्ट तो करना ही नहीं है, अरेंज ही तो करना है, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। बाकी को अरेंज कर देना है। देखो ये सी और एस को हमने फिक्स कर दिया ऐसे, और बाकी जो 10 बचे उसको अरेंज कर देना है। तो 10 को अरेंज करने का तरीका क्या है? सी को निकाल दिया और एस को निकाल दिया, तो बाकी बच गए ओ 2 है, 2 हो गया। एम क्या है? 1 है। बी 1 है। आई कितने हैं? आई भी 2 है, ठीक है। और एन कितने हैं? 2 हैं। और ए 1 है। टी भी 1 है। चलो बाकी हो गए, यानी ये चीज आंसर आ जाना चाहिए। तो ये कहाँ पे है? इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ये हो गया 8, यानी ये 8 8 कैंसिल हो गया, 90 इंटू 7 फैक्टोरियल, ये आ गया। करना क्या था? ये इसको अरेंज नहीं करना है, ये फिक्स हो गया, क्योंकि इसका एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है। कैसा? सी पहले आएगा, एस बाद में आएगा, और कोई अरेंजमेंट नहीं। बाकी जो 10 बचे उन्हीं को अरेंज होना है, इधर उधर होना है, तो वो अरेंज हो जाएंगे। ये 4 प्लेस है, बाकी इधर प्लेस होगा, बाकी इधर, जो जितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं हो जाएंगे। ये हो गया। नेक्स्ट है 19 20, क्वेश्चन नंबर 20। ये एरिया क्वेश्चन है। एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड, देखिए क्या है, एक कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा बनेगा, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ बनेगा, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1, ये पूरा का पूरा जो है सिमेट्रिक कर्व है। x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1, ठीक है। ये तो ये रीजन बना, एक रीजन ये बना, ठीक है, एक रीजन ये बना, और दोनों जो रीजन है वो सिमेट्रिक है। तो कोई भी एक एरिया निकाल कर उसमें 2 टाइम्स कर देंगे, यानी हम लोग इधर वाला एरिया निकाल रहे हैं, इधर वाला 0 से लेकर के 1 तक। 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1, ऊपर वाला जो फंक्शन है एफ एक्स वो एक्स स्क्वायर है, माइनस नीचे वाला फंक्शन माइनस एक्स डी एक्स। सिंपल यही करना था। ये 2 हो गया इंटू ये 2 to 4 एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब बाई 3, 0 से लेकर के 1, ये कितना आ गया 4/3, तो 20 भी हो गया, ठीक है। ये लिमिट का क्वेश्चन है, 0 अगर पुट करेंगे तो क्लियर दिख रहा है 0/0 फॉर्म है, डिफरेंशिएट एल हॉस्पिटल रूल लगा देना है, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एल हॉस्पिटल लगाएंगे, डिफरेंशिएट करेंगे 1/6, 1 प्लस एक्स टू द पावर -5/6, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर 1/6, यहाँ पे भी होगा -5/6, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 0 पुट कर देंगे तो ये 1/6, 1/6, उसका समेशन 1/3, 1/6 प्लस 1/6, ये आ जाएगा 1/3। ये भी आसान था। 22 देख लेते हैं। इंटीग्रेशन करना है, मॉड लगा हुआ है, क्वेश्चन एक बार दिखा देते हैं, दिख रहा होगा यहाँ पे, ये मॉड लगा हुआ है, यानी मॉड को ब्रेक करना है हमें। तो एक काम करते हैं, -1 से पहले 0 एक इंटरवल लेते हैं, तो एक्स क्यूब है ना ये, हाँ ये क्यूब है, तो एक्स क्यूब। अब मॉड एक्स कैसे खुलेगा निगेटिव में, क्योंकि एक्स जो है -1 से 0 है, डी एक्स प्लस, या ऐसे भी बना सकते हैं, इतना कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। आप अगर ध्यान से देखो -a से a इंटीग्रेशन है, एक प्रॉपर्टी लगा देते हैं -a से a एफ एक्स, अगर ये ऑड होता है, याद होगा प्रॉपर्टी, तो इसका इंटीग्रेशन 0 होता है। यहाँ पे ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है,
ऑड है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी से 1 मिनट का खेल है, वरना ब्रेक करके बनाओगे तो भी 0 आ जाएगा। तो ये भी आसान है, इसको भी हमने कर लिया। 23 ये भी क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्वेश्चन दिख जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, कॉस पाई बाई 3 प्लस एक्स, उसको अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स कॉस पाई बाई 3 यानी 2 माइनस साइन एक्स साइन पाई बाई 3 कितना, 60 √3/2 होल स्क्वायर माइनस कॉस एक्स, इसको ब्रेक कर लेते हैं, कॉस पाई बाई 3 प्लस एक्स, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स √3/2। क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ से कॉस टू द पावर 4x बचेगा, सॉरी 4x नहीं बचेगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 4 इधर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन वाला कितना बचेगा, 3 साइन स्क्वायर एक्स बाई 4, और जो 2ab यहाँ से टर्म आएगा और इधर वाला जो टर्म आएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आ जाएंगे, सेम टर्म आएंगे। तो आगे वाला टर्म लिख नहीं रहा हूँ, ये तीनों सिंप्लीफाई हो क्या आ जाएगा, -4 यानी कि 3 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 4 और प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स बाई 4, यानी ये 3/4। तो हुआ क्या, जो हमारा एफ एक्स है वो एक कांस्टेंट दिया हुआ है 3/4 ऐसा। तो ये कांस्टेंट देने का मतलब हो गया कि तीनों जो फंक्शनल वैल्यू एट x = 1 0 -1 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है ये एंटी डेरिवेटिव tan इनवर्स x। तो ये तो एंटी डेरिवेटिव क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 1 × tan इनवर्स x √x। अच्छा डायरेक्ट हम लोग लगा नहीं पाएंगे इसमें, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या करते हैं, एक एजम्पशन करना होगा, √x को हमने थीटा √x नहीं, x को हमने क्या किया, थीटा स्क्वायर मान लिया। तो dx = 2 थीटा डी थीटा हो गया। तो इंटीग्रेशन जो होगा tan इनवर्स √x को क्या लिखेंगे, थीटा लिख देंगे इनटू, और dx की जगह क्या लिखेंगे, 2 थीटा डी थीटा। ये हमारा इंटीग्रल है। तो इसको इंटीग्रेट करने के 2 बाहर रख दिया, इसमें बाई पार्ट्स लगा दिया, ठीक है। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। फर्स्ट फंक्शन tan इनवर्स x tan इनवर्स थीटा, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 बाहर निकाल लिया है तो उसको तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, थीटा स्क्वायर बाई 2 हो गया, माइनस इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ये ऐसा करते हैं, ठीक है। इसका डेरिवेटिव हो गया 1/1 + थीटा स्क्वायर, और इसका जो इंटीग्रेशन करके लाएंगे 1/2 थीटा स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया, ये इंटीग्रेट करना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे +1 करते हैं, -1 करते हैं, ये जो होगा सिंप्लीफाई होके थीटा स्क्वायर tan इनवर्स x tan इनवर्स थीटा, सॉरी, माइनस ये हाफ, एक पोर्शन क्या आएगा, थीटा स्क्वायर +1 और थीटा स्क्वायर +1 कैंसिल हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, और एक ये माइनस माइनस प्लस हाफ, ये जो है 1/1 + थीटा स्क्वायर यानी कि tan इनवर्स, ठीक है। सीधा सीधा इंटीग्रेशन है ये, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स थीटा प्लस क्या आ गया। अब वैल्यू रख देंगे, थीटा स्क्वायर हमने क्या माना है, x हो गया, tan इनवर्स √x माइनस हाफ, थीटा की वैल्यू क्या है, √x है, प्लस हाफ tan इनवर्स √x प्लस ये चीज आ जाएगी, ठीक है। ये चीज आ गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अच्छा इसमें आंसर तो दिया होगा, मैच कर गया होगा कोई एक,
इसमें कॉमन भी आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और अच्छा ये 2 बाहर था ना, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर ये वाला मैच कर जाएगा। कैलकुलेशन ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया, लास्ट क्वेश्चन है 25th में भी क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें। इंटीजर क्लोजेस्ट टू 1 + 1/100 बाई 200, इसको इंटीग्रेट करना, सॉरी नॉट इंटीग्रेट, इसमें हमें इंटीजर क्लोजेस्ट टू 1 + 1/100 टू द पावर 200 ये बताना है। तो क्या है, लिखना पड़ेगा हमें एक्सपेंशन 200C0 + 200C1 1/100 + 200C2 1/100 का होल स्क्वायर और 200C3 100 का होल क्यूब, ऐसे करके एक आइटम और लिखना है, ठीक है। मतलब मैं बता दे रहा हूँ आइडिया कैसे बनाना है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये 2 आ जाएगा, इसको भी सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा, जैसे 200 इंटू कितना है ये 199, ठीक है, बाई 2 एंड इंटू 1/10,000, तो ये 100 हो गया, 100 से यहाँ कैंसिल हो गया, यानी 1.99, ठीक है, प्लस वैसे ही इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा थोड़ा सा, ये 1 पॉइंट मैं कैलकुलेट नहीं करना चाह रहा, ये 99 है, नीचे 6 हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर ये 6 हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, अप्रोक्सीमेट, अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखना चाहें तो कितना आ जाएगा ये, मान लिया ये 2 ही है, तो कितना हो जाएगा ये 2, ये 103, ठीक है। 199, 200, 400, ऐसा कुछ आएगा 4, ठीक है, और ये 6 यानी 4/3, यानी लमसम ये 1.33 आएगा, ठीक है, ठीक है। और अगला जो वैल्यू है वो भी कुछ ऐसे ही अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखेंगे, एक और करके देखना पड़ेगा, उसके बाद क्या होगा, वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएंगी, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको ऐड एक और ये लिखना पड़ेगा 200C4 1/100 टू द पावर 4, ठीक है, ये भी लिख लेना है। तो यहाँ से क्या है, अब कैलकुलेशन करना कैसे, ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करने लगा है। यहाँ एग्जाम में यही ध्यान देना है कि इस टाइप के क्वेश्चन में अगर किसी ने 199 इंटू 198 करने लगे तो वो फिर वो बहुत लंबा प्रोसीजर आपने चूज कर लिया, और इससे भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 1.33 के ही लमसम आएगा, हो सकता है 1.4 आ जाए या वो 1.1 आ जाएगा, ठीक है। और हमें नियरेस्ट इंटीजर पता करना है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं। वैसे यहाँ पे अगर 200 लिख दिया, 199 लिख दिया, 198 लिख दिया, 197 लिख दिया, बाई 4 फैक्टोरियल, दैट इज 4, 3, 2, 1 और 10 टू द पावर ये 8 हो गया, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं 100, ठीक है। अब मल्टीप्लाई 200 200 200 सबको मान लिया, तो ये क्या हो गया 8, बाकी जो जितने जीरो हैं वो क्या होगा 2 4 6, ये कैंसिल हो जाएंगे, 8 बाई ये क्या हो गया 12। अब देख लो अब क्या हो गया, 1 से छोटा आना शुरू हो जाएगा, तो 8/12 इसको एक कंसिडर कर लेते हैं, 2/3 0.6, और वैल्यू छोटी होती जाएंगी, तो अप्रॉक्सीमेट जो ये आएगा नियरेस्ट इंटीजर 3, 2, 5, 6, 7। अब वैल्यू आगे वाला कैलकुलेट करके आप देखना बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है, तो ये 7 के आसपास ही रहेगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। बट इस पूरे पेपर का एक ये निचोड़ है कि आप लोग को परमुटेशन
एंड प्रोबेबिलिटी, उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, खास करके परमुटेशन, उस पर ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि इसमें लग रहा है दोनों मिला के 4 क्वेश्चन आ गए।